नमस्कार सर, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा हुआ, पूर्व मुखिया, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, वर्तमान मुखिया श्रीमती जयकला कुशवाहा जी, उनके प्रतिनिधि। सर, ये 5 साल मुखिया प्रतिनिधि होते हुए कैसा अनुभव रहा आपका? 5 साल जो कार्यकाल रहा, वह कार्यकाल अच्छा रहा और जनता के लिए जो हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो हमने सेवा दिया, लाभ दिया है, वो अति सराहनीय रहा है। सर, आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? मेरे ग्राम पंचायत राज मझौलिया में 15 वार्ड हैं। उस वार्ड में आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य करवाए हैं? 15 वार्ड हैं, उसमें हमने जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के माध्यम से 7 निश्चय योजना की जो राशि मिली तथा पंचम वित्त आयोग की राशि मिली, 14वीं वित्त आयोग की राशि मिली, 15वीं वित्त आयोग की राशि मिली। इन तमाम राशि से हमने जनता के सुख सुविधा के लिए 15 जो हमारे यहाँ वार्ड हैं, उन सभी वार्ड में सबसे पहले जो हमारा जनता के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना था, उसके तहत खासकर हमारे यहाँ पानी की क्राइसिस हो जाती थी। इन दिनों वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से उस समस्या को हमने 15 वार्ड में हर घर नल जल योजना, जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष जोर रहा है, इसके तहत हमने पंचायत के सभी 15 वार्ड में नल जल योजना का काम पूर्ण किया है और 15 वार्ड के जनता को हर घर नल का जल, शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसके साथ ही 7 निश्चय से जो हमारे पंचायत के वार्ड में अथवा कहीं गली है, वहां जाने का रास्ता नहीं था, तो वहां भी हमने जहां सरकारी जमीन उपलब्ध था, सड़क था, पूर्व से जो सोलिंग था, उस सोलिंग को हमने पीसीसी करने का काम किया है, ढलाई करने का काम किया है और जहां सिर्फ मिट्टी वाली सड़क थी, कच्ची सड़क थी, उसको हमने ईंट सोलिंग करने का काम किया है। साथ ही जहां गली था और जिसमें सरकारी सड़क नहीं था, वहां भी हमने जनता के सहयोग से, जनता से जमीन मांगकर और राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से एग्रीमेंट करा करके और नई सड़क निर्माण करने का काम किया है। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना आप अपने कार्यकाल में कितने लोगों को दी है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रति वर्ष उसका जो पंचायत में आवंटन मिला, उस आवंटन में सबसे पहले कि हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के लिए वो कोटा फुलफिल था। सिर्फ हमारे यहाँ बचा हुआ जो था उसमें अल्पसंख्यक का कोटा और सामान्य कोटा, जिसके तहत हमने इस 5 वर्ष में लगभग 300 लोगों का इंदिरा आवास तो बंद हो गया। इंदिरा आवास को बंद करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ है, उसके तहत हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को दिया है और उसके तहत निर्माण हुए हैं। लोग उस घर में रह रहे हैं। कुछ घर जो है वो अभी अधूरा है, जिस पर हमारा प्रयास है, हम लोगों से आग्रह करते हैं और उस आग्रह के बाद लोग बनाना शुरू कर दिए हैं और मैं समझता हूं कि वह भी 1-8 माह के अंदर लोग घर पूरा कर लेंगे। सर, आपके पंचायत में स्कूल कितने हैं? हमारे पंचायत में 7 विद्यालय हैं, जिसमें एक मध्य विद्यालय हिंदी और प्रखंड का इकलौता मध्य विद्यालय उर्दू हमारे पंचायत में अवस्थित है। अब तो सरकार के कार्यक्रम के अनुसार या सरकार ने उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय बनाया है, लेकिन पूर्व से ही मेरे यहाँ एक उर्दू विद्यालय की स्थापना की गई थी, जो आज भी वो मध्य विद्यालय है। इसके अतिरिक्त 5 प्राथमिक विद्यालय थे, जिसको कि एक प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड करके उसको भी मध्य विद्यालय में परिवर्तित की गई है। इधर 4 जो विद्यालय है उसमें 2 प्राथमिक विद्यालय हिंदी प्राथमिक विद्यालय है और एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय है और एक बीएमसी है, जिसको कि बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो होता है। इस तरह से 7 विद्यालय, अब यूं कहा जा सकता है कि 2 मध्य विद्यालय हिंदी, 1 मध्य विद्यालय हिंदी, 2 प्राथमिक विद्यालय हिंदी, 1 प्राथमिक विद्यालय उर्दू और 1 बीएमसी कम्युनिटी, यानी कुल मिला के 7 विद्यालय। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या शिक्षा विभाग से बहुत पूर्व हमने जो मांग किया था कि हमारे यहाँ 7 विद्यालय है, लेकिन यहाँ उच्च विद्यालय नहीं है, जिसके कारण हमारे जनता को या हमारे छात्र छात्राओं को यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, या तो बलिराम उच्च विद्यालय सकरा जाना पड़ता है अथवा गिरिंद्र नारायण उच्च विद्यालय चंदनपट्टी में जाना पड़ता है। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए यहाँ उच्च विद्यालय का होना अति आवश्यक है, जिसके तहत इस बार हमको कामयाबी मिली है और अब यहाँ हमारे यहाँ 10+2 विद्यालय का ये सैंक्शन भी हो गया और हमारे यहाँ नामांकन भी हो गया और यहाँ क्लास भी जारी। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? पेंशन से संबंधित जो बातें हैं उसमें सरकार की ये जो योजना है
ये योजना आपको बता दें कि बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें इसको 4 भाग में सरकार ने बांट दिया है। एक है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, जो पूर्व में था और वो चल रहा है, उसके तहत लोगों को भुगतान हो रहा है। दूसरा है राष्ट्रीय विधवा पेंशन, वह भी योजना चल रही है और उसके तहत लाभार्थी को भुगतान हो रहा है। तीसरा है लक्ष्मीबाई पेंशन। लक्ष्मीबाई पेंशन है, उस पेंशन से भी लोगों को भुगतान किया जा रहा है। और चौथा है दिव्यांग पेंशन, जिसको विकलांग कहते हैं। तो विकलांग पेंशन है, वह भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि अब कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। पहले जो ये वृद्धावस्था पेंशन या ये सारी पेंशन थी, उसमें कुछ कंडीशन लगा हुआ था। कंडीशन था कि जो बीपीएल परिवार के लोग होंगे उनको हम विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, उसमें भी उम्र सीमा है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के भीतर अगर होगा तो वो लक्ष्मीबाई पेंशन में होगा, 40 वर्ष से और 60 वर्ष के नीचे होगा वो राष्ट्रीय विधवा पेंशन में जाएगा। इस तरह क्राइटेरिया उसका बना हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया विगत 2 वर्ष पूर्व कि अब हम आधार के अनुसार जिनका भी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गया है, चाहे वो एपीएल के लोग हों चाहे वो बीपीएल के लोग हों, उसमें आय सीमा कोई मायने नहीं रखता है। वह अगर बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो, उसकी आय 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, वो उसका आय सीमा पर कोई बंधन नहीं लगाया गया। और सिर्फ उसमें यही रहा कि जिनका आयु आधार के आधार पर 60 वर्ष पूरा कर लिया है, उनको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन में पेंशन देने का प्रावधान है। और उसके तहत हमने अपने पंचायत में 99% वैसे लोगों को लाभान्वित करा दिया है, सबको पेंशन मिल रहा है। अब 1% मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी के साथ डॉक्यूमेंट की कमी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 वर्ष का उम्र पूरा कर लिए हैं उस 1% में, लेकिन अब उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो बैंक अकाउंट नहीं होगा। अब किसी के पास अगर बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, तो उनका पहचान पत्र नहीं है। तो ये सब जो कुछ टेक्निकल चीज है, जो कागजात नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं लोग, वैसे लोगों को फिर भी मैं चाह रहा हूं वैसे लोग जब आते हैं तो उनको मैं जिनके पास वोटर आईडी नहीं है तो उनको किसी कंप्यूटर में भेजता हूं उनको, या साथे जाकर के उनका पहचान पत्र बनवा देता हूं। और बैंक में अगर अकाउंट नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में 100 से 150 रुपया में अकाउंट खुल जाता है, सस्ता है, और वो हैंड टू हैंड होता है। बैंक में लाइन लगाने की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा प्रक्रिया झेलना पड़ता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में कोई प्रक्रिया झेलने की जरूरत नहीं है। लोग जाते हैं और 10 मिनट में वो अपना अकाउंट खुला के चले आते हैं, यहाँ फॉर्म भरवा देते हैं, भरवा करके उसको ऑनलाइन करवा देते हैं, उनका 1 महीना के अंदर पेंशन शुरू हो जाता है। आपका पंचायत सर ओडीएफ हो चुका है? जी हाँ, मेरा पंचायत ओडीएफ हो चुका है। और उसमें लगभग हमारे पंचायत में, क्योंकि ओडीएफ में सरकार ने जो क्राइटेरिया तय किया था, वो पूर्व में सबसे पहले जो स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चला, तो उसमें सरकार ने तय किया कि जिस वार्ड में 100% शौचालय बन जाएंगे उस वार्ड को ओडीएफ करेंगे। लेकिन ऐसा कंडीशन कहीं से कोई फुलफिल नहीं हुआ। मैं पूरे बिहार की बात मैं बता रहा हूं। लेकिन उस पर कुछ ढिलाई आई कि नहीं, अब जहां
75% जिस वार्ड में हो जाएगा वो ODF हो जाएगा। तो लोग प्रयास किया, हम लोग प्रयास किए। उसके बाद फिर सरकार उसमें और ढिलाई लाया कि जहाँ 60% अगर है शौचालय का निर्माण हो चुका है, वहाँ भी उसको भी ODF घोषित कर देना है। तो इस तरह का जब आया तो 75% पर मेरा पंचायत ODF घोषित हो गया था और 75% लोगों को जो सरकार का अनुदान राशि है 12,000 रुपया वो लोगों को मिल गया है। 25% में नए लोग हैं जिन लोगों ने उस समय स्वच्छता अभियान के दरमियान शौचालय का निर्माण नहीं करा पाए थे, जिसके कारण उन लोगों का जियो टैगिंग नहीं हो पाया था। तो अब सरकार के पास पैसा उपलब्ध है। ऐसी बात नहीं है कि स्वच्छता अभियान में पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन वैसे लोगों को भी एक मौका मिलेगा जिनका पूर्व से छूटा हुआ है अथवा जो नए लोग बनाए हैं उनको साइट अभी बंद है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि सरकार अपना ये स्वच्छता अभियान का जो साइट चला रहा है उस साइट को खोले और जितने भी लाभार्थी शौचालय निर्माण कराए हैं नए में उन लोगों का एंट्री करें और जियो टैगिंग करके शेष जो बचे हुए हैं लोग उनका भुगतान करें। सर, कोरोना एक महामारी आई थी, अभी भी है जी, तो उसमें पंचायत में आप क्या क्या कार्य किए हैं? जी, जब हमारे पंचायत में कोरोना का दौर चल रहा था तो उस समय सरकार के निर्देशानुसार हमने जितने भी विद्यालय थे सभी विद्यालय को पहले हमने सैनिटाइज कराया। उसके बाद पूरे पंचायत को 2 बार सैनिटाइज कराया और वो बड़ी वाली मशीन जो फॉग मशीन जिसको कहते हैं उससे फुहारा वाला जो होता है वो ट्रैक्टर और गाड़ी से चलती है और मशीन से चलता है। तो 2 बार हमने ये कराया, सैनिटाइज पंचायत को कराया। उसके बाद सरकार का निर्देश था कि पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर चलाने का। तो उसमें 2 विद्यालय में हमने 2 क्वारंटाइन सेंटर का संचालन करवाया। उसमें शिक्षकों से सहयोग लिया, जो हमारे पंचायत के कर्मी थे, आशा है या आंगनवाड़ी सेविका है, उन लोगों से, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का भी हमने सहयोग लिया। समय समय पर बैठक की और बैठक करने के बाद उनको जो सुविधा मिलना चाहिए उस तरह का सुविधा, जनरेटर है या बत्ती है या साफ सफाई है या सैनिटाइज है, और जो भी बाहर से लोग आए उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाने से पहले उनका जांच कराया और जांच कराने के बाद उनके साफ सफाई के लिए साबुन और ये मास्क उन लोगों को पहले दिया। उसके बाद पुनः फिर सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ कि पंचायत के हर परिवार को 2 साबुन और 4 मास्क उपलब्ध कराना है। तो उस पर भी हमने काम किया और पंचायत के 15 वार्ड में लगभग जो हमारे यहाँ 3,000 परिवार हैं, उन 3,000 परिवार को, प्रत्येक परिवार को 2 साबुन और 4 मास्क उपलब्ध कराया। और जो क्वारंटाइन सेंटर में रहे 14 दिन तक जो रहे उनको सरकार के माध्यम से, हम अपने माध्यम से अच्छा प्रबंध करके उनको भोजन वगैरह कराने का भी काम किया। उसके बाद सरकार की जो व्यवस्था थी, जब वो निकलने लगे 14 दिन जब सेंटर पूरा किए, तो उसके बाद उनको जो सरकार का एक किट था जिसमें कपड़ा था,
थाली था, लोग वो किट्स दे करके जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में लोग थे उनको हमने वहां से विदा किया। सर, आपके पंचायत में किसी चीज की कमी जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहे? जी, इसमें देखिए, कमी तो हमेशा रहती है, कमी हमेशा रहती है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जो पंचायत में सरकार ने जो पंचायत कर्मी को लगाया है, जिसमें आवास सहायक हैं, जिसमें मनरेगा के रोजगार सेवक हैं, पंचायत में विकास मित्र हैं, पंचायत में कृषि सलाहकार हैं, पंचायत में एएनएम हैं। ये जितने भी कर्मी हैं, या पंचायत में पंचायत के सचिव हैं, तो सचिव के साथ तो मजबूरी रहती है कि एक पंचायत सचिव को 4-4 पंचायत, 5-5 पंचायत का काम देखना रहता है, इसलिए वो उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना पंचायत के विकास के लिए, जितना माननीय मुखिया जी या जनप्रतिनिधि का योगदान होता है, और उसका अगर 50% भी अगर योगदान सरकारी कर्मी का हो जाए तो पंचायत में दिन दूना रात चौगुना विकास होगी। लेकिन विकास नहीं होने का कारण, विकास अवरुद्ध होने का कारण एक यह भी है कि पंचायत में जो कर्मी है, जबकि विकास मित्र को सिंगल एक पंचायत देखना है, रोजगार सेवक को एक पंचायत देखना है, आवास सहायक को एक पंचायत देखना है, किसान सलाहकार को एक ही पंचायत देखना है। लेकिन हमारे जिला के पदाधिकारी का आदेश निकला और वह आदेश बजाबता चिट्ठी के माध्यम से आया कि पंचायत में सप्ताह के 6 दिन जो होता है, उसमें प्रत्येक दिन एक कर्मी यानी कि एक कर्मी सोमवार को 10 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे, मंगलवार को दूसरे कर्मी पंचायत में बैठेंगे, बुधवार को तीसरे कर्मी बैठेंगे, बृहस्पतिवार को चौथे कर्मी बैठेंगे। इस तरह से पंचायत के जो कर्मी हैं उनको पंचायत में एक दिन फुल समय दे करके और पंचायत कार्यालय में उनको 10 बजे से 4 बजे तक बैठना है, या बैठने का निर्देश जिला पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कई बार दिया गया। क्योंकि जनता सरकार का जो सोच है कि पंचायत में कर्मी रहेंगे तो उनके विभाग से जो संबंधित या पंचायत में जो समस्या होगी उससे संबंधित जो बात होगी वो कर्मी से जानकारी मिलेगी या जनता को अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ है कि एक भी कर्मी पंचायत सचिव को छोड़ के ये जो 4 कर्मी हैं, ये कर्मी उस आदेश को भी, उस पंचायत से भी चिट्ठी निकली, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी चिट्ठी निकली, लेकिन इसको किसी कर्मचारी ने, किसी कर्मी ने इसको नहीं माना और आज तक अवहेलना होता रह गया। पंचायत के माध्यम से हमने शिकायत सभी जो विभागीय पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, मनरेगा से संबंधित उसके जो प्रोग्राम अफसर हैं, पीओ हैं, और विकास मित्र से संबंधित प्रखंड कल्याण विकास पदाधिकारी हैं, आवास सहायक से संबंधित हैं तो वो वीडियो से संबंधित हैं,
सब लोगों के विरुद्ध हमने शिकायत इस 5 वर्षों के दरमियान कई बार शिकायत की कि ये कर्मी जो जिला पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं वो कभी पंचायत कार्यालय में नहीं बैठते हैं, जिससे जनता को कठिनाई होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज तक इस पर किसी पदाधिकारी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की और उन लोगों ने इसको मुनासिब भी नहीं समझा, और जो आज तक जो मन में आया, जो मनमाना काम करने का जो था वैसा ये लोग करते रह गए। और ये बहुत ही दुखद बात है और पंचायती राज व्यवस्था में ये बहुत बड़ी कमी है। एक तो सरकार ने पंचायत के मुखिया जी को कोई हैंड दूसरा नहीं दिया है, तीसरा हैंड नहीं दिया है, और अगर ये हैंड भी अगर मिला है जनता के काम करने के लिए तो ये लोग सही ढंग से काम नहीं करते हैं और अपने स्वार्थ में जनता के शोषण में लगे हुए रहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम हो ताकि पंचायत का विकास अवरुद्ध नहीं। पंचायत की जनता ने आपको जिताया, मुखिया पद पर बैठाया। हमारे चैनल पर अपनी पंचायत की जनता को धन्यवाद बोलिए, फिर वो आपको सेवा का मौका दे। जी, मैं जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, आपको भी मालूम होगा कि 1978 में पंचायत का चुनाव हुआ और 78 के बाद पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। कई बार बीच में सरकार चुनाव करने की बात कही, लेकिन कोई न कोई किसी तरह का आता गया और वो एक्सटेंशन होता गया। एक बार 85 के दौर में नॉमिनेशन तक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव नहीं हुआ और अंतोगत्वा 22 वर्ष के बाद 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ और 2001 से पूर्व हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से 2000 में हम प्रत्याशी थे और किसी इंडिपेंडेंट से नहीं, नेशनल पार्टी के सिंबल पर हमने चुनाव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमको सिंबल दिया, शरद पवार जी ने, तारिक अनवर जी ने, और उस सिंबल पर हमने चुनाव 2000 में कुढ़नी विधानसभा से लड़ा और उसके बाद 2001 में पंचायत का चुनाव हो गया। उस चुनाव में जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला और मैं क्या कहूं कि हमारे विरुद्ध बड़े बड़े माफिया लोग खड़ा हुए। मैं तो कुछ था ही नहीं उसमें, कहीं से नहीं आता था, लेकिन जनता ने उन तमाम माफिया को अपने मत से जवाब दिया कि जो सेवा करता है, जो सेवक होता है, उसको वो अपना आशीर्वाद देता है। और इस तरह से 2001 में हमको मुखिया बनने का अवसर मिला। 5 साल हमने जनता के बीच सेवा किया, अच्छा खासा रहा, लेकिन सरकार का जो नीति निर्धारण हुआ, उस नीति निर्धारण में हमारा पंचायत रिजर्व हो गया और यहाँ अत्यंत पिछड़ा का सीट हो गया, जिसके कारण हम नहीं चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन फिर भी जनता के बीच जो हमारी कार्यशैली है, हम जो जनता को सेवा देते हैं, उस पर जनता ने
हमको प्रोत्साहित किया और कहा कि मुखिया जी, हमको प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए, हमको सेवा करने वाला व्यक्ति चाहिए, और मुखिया का सीट अगर रिजर्व हो गया है तो कोई बात नहीं है, पैक्स का चुनाव आप लड़िए और पैक्स अध्यक्ष बनकर के हम लोगों को के बीच सेवा का मौका दीजिए। परिस्थिति आप लोग जानते हैं कि आज का चुनाव जो कुछ भी होता है, सब जातीय समीकरण, बहुत सारा चीज होता है, समीकरण होता है। उस समीकरण में हम नहीं बैठ पाते थे। हमने कहा भी लोगों को कि भाई आप हमारी प्रतिष्ठा तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि हम उस समीकरण में और उतना वोट हमारे पास नहीं है पैक्स में लड़ने के लायक। तो लोगों ने आश्वस्त किया कि नहीं, इस सारे चीज से ऊपर उठ करके हम आपको मदद करेंगे, और किया भी लोगों ने, और हम पैक्स के चुनाव जीते और पैक्स के अध्यक्ष रह करके जनता को सेवा करता रहा। 2 टर्म लगातार पैक्स का चेयरमैन रहे। पुनः जब आरक्षण रोस्टर 2016 में आया है तो लोगों के बीच जो स्नेह था, लोगों के बीच जो प्रेम था, लोगों के बीच जो हमने काम किया था, इस चुनाव में भी लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और बड़े बड़े दिग्गजों का मंसूबा जो था उस पर पानी फेर दिया जनता। तो जनता निश्चित रूप से इस चीज को जानती है, समझती है और व्यक्ति को पहचानता है। आज जो इस 5 वर्ष में जो काम हुआ है, जनता को जो लाभ मिला है, वो मैं क्या कहूंगा, जनता खुद एहसास कर रही है, जनता खुद बोल रही है कि जो काम 15 वर्ष में नहीं हुआ वो इस 5 साल में काम पूरा हुआ है। मुखिया जी ने इस काम को पूरा किया है और आगे भी जनता को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हर समय वो हमारे साथ रही है और हम जनता के साथ रहे हैं, हम जमीन से जुड़े रहे हैं। ऐसे तो मैं पॉलिटिकल आदमी भी हूँ। 1974 में जब जेपी मूवमेंट हुआ तो उस समय हम छात्र थे और जयप्रकाश बाबू का आंदोलन जेपी मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी के रूप में आए वहाँ हाई स्कूल में, और उस आंदोलन में रहे। कई बार मार भी हम लोग, लाठी भी खाए, 1-2 दिन के लिए पकड़े गए तो जेल भी गए, फिर छूट भी गए। और हम लोगों को निर्देश था कि आप लोगों को भीमगत रह कर के ही लड़ाई करना है, क्योंकि आप लोग अगर जेल चले जाएंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर के सांसद हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ भी रह करके काम करने का मौका मिला। जो हमारे इस धरती के लाल और मंजे लाल के नाम से जाने जाते हैं, जो सांसद रहे और समस्तीपुर से भी कई बार सांसद रहे, बिहार सरकार के मंत्रित्व में जो है वो परिवहन मंत्री रहे, कर्पूरी जी के मंत्रित्व काल में भी रहे। यहाँ स्वर्गीय शिवनंदन पासवान जी जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं यहाँ बिहार के। तो ऐसे लोगों के बीच जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनका जन्मभूमि भले ही कर्पूरी ग्राम पहले पितौजिया कहा हुआ करता था, आज कर्पूरी ग्राम हुआ है, और उनका जन्म भले ही
जन्म धरती वो है, लेकिन कर्म भूमि उनका सकरा ही रहा है और सकरा से ही उन्होंने सारा नेतृत्व करने का काम किया है। तो उनके साथ भी रहने का मौका, सीखने का मौका मिला है और सब लोगों से प्रेरणा मिली है और उन्हीं लोगों के प्रेरणा से मैं प्रेरित होकर के जनता के बीच रहता हूं और 24 घंटा में मात्र मैं 4 घंटा सोता हूं, 12 से 4 मैं सोता हूं। बाकी जो समय है 20 घंटा समय वो जनता के लिए है। जनता जिस समय में हमको कॉल करती है, कभी कभी ये भी मौका छूट जाता है कि अब 12-1 बजा हुआ है रात, अगर किसी का कॉल आया तो फिर भी मैं गाड़ी उठाता हूं और उनके यहाँ पहुंच जाता हूं। जो लोगों में ये सबसे बड़ी इस चीज को लोग समझते हैं और कहते हैं, चर्चा करते हैं कि अरे और कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन मुखिया जी को जिस समय में जिस काम के लिए हम बुलाते हैं वो अपने जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी चिंता नहीं करते हैं और उस स्थिति में आकर के और हम गरीबों का, हम लोगों को मदद करते हैं। चाहे प्रशासन से मांग करने की बात हो, चाहे लड़ने की बात हो, किसी भी तरह की बात होती है तो मैं जनता के हक के लिए, जनता के लाभ के लिए मैं निश्चित रूप से हमेशा धरना, प्रदर्शन, अनशन, इन तमाम चीजों से, इस माध्यम से हम लड़ करके और सिर्फ पंचायत के निधि से ही नहीं, सांसद निधि हो, चाहे विधायक निधि हो, चाहे मुख्यमंत्री निधि हो, हर निधि को मैं सोचता हूं और प्रयास करके मैं यहाँ ला करके और पंचायत रेलवे गुमटी नंबर 77 मझोलिया तक, जिसका डीपीआर कब से बना हुआ है लेकिन उस पर आज तक काम नहीं हुआ और इस विधानसभा से पूर्व एक जेईई का टीम आया और हमको फोन किया कि मुखिया जी कहाँ हैं, तो हमने कहा कि हम हैं यहाँ, तो आप आइए मेरे साथ, कौन सा रोड है जो सभा महोदया होते हुए आपके मझोलिया रेलवे गुंडी पर जाती है। तो हमने गया उनके साथ और बता भी दिया। बता देने के बाद वो सबसे खराब अभी वो सड़क है, बराबर उस पर दुर्घटना हो जाती है और उन्होंने देख लिया, देख करके उसका नापी भी किया और कहा अपने ये कार्यपालक अभियंता से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमको बात कराए कि देखिए मुखिया जी का जो है सो सर, ये मुखिया जी का सड़क है और बहुत ही खंडहर में तब्दील है, उस समय तो पानी भी था, तो ये बहुत जर्जर स्थिति है। तो हमको आश्वस्त किया गया कि इसको 15 दिन में हम काम शुरू करेंगे, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं शुरू हुआ है। तो पुनः मैंने हम 15 दिन पहले मान लिया जाए कि एक जिला पदाधिकारी महोदय को उसमें जो है सो एक पत्र दिया है पंचायत की ओर से, माननीय मुखिया जी की ओर से, और उसका कॉपी एक ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी भेजा है कि इस सड़क का निर्माण हो जाने से 10 पंचायत का ये समस्या दूर हो जाता है। क्योंकि मुख्य सड़क है और जो मार्केट है, सुजावलपुर चौक मार्केट है या सकरा बाजार मार्केट है, उस बाजार में जाने के लिए ये प्रधान सड़क है, ये कमी है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से जिला के पदाधिकारी महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि बराबर ये आ रहा है कि गांव में जो सड़क अच्छा नहीं है उसको जो है तो बनवाने का प्रयास हो, उस पर काम कराने का प्रयास हो, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है पदाधिकारी महोदय को, मंत्री महोदय को कि इस सड़क, मुखिया गांव का अभिभावक, भारत सरकार का संकल्प सबका साथ सबका विकास।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज लेना कानून मंजूर है और दहेज देना भी कानून मंजूर है। भारत स्वस्थ बिहार, एक कदम स्वच्छता की ओर। जय हिंद, जय बिहार।